हेलो। बैठ जाओ प्लीज। बंद कर दो, गेट बंद कर दो। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों। तो कल ये बंद कर दो ना। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने बच्चों कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले फोर्थ वाला टेस्ट के लिए अपडेटेड होना आप लोग सब। टाइमिंग्स और सिटिंग प्लान ऐप पे आ जाएगा। ठीक है, आज या कल जो भी है वो आ जाएगा। जब भी टेस्ट टीम भेजती है वो सेंट्रली आता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, ऐप पे आपके जो भी आता है सेंट्रली आता है। ठीक है, तो कैरी और आईडी कार्ड्स, बिना आईडी कार्ड के एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। चलो, तो मैं आपको बता रही थी कल हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और आपने देखा था कि दो तरह का है, सॉफ्ट एंड स्पेशलाइज। और सॉफ्ट दो तरह का है, विच इज योर सॉफ्ट दो तरह का कौन सा है? सॉफ्ट में एक है आपका लूज एंड डेंस। तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू चाहे लूज हो चाहे डेंस हो, मैट्रिक्स सेम है, बस मैट्रिक्स का अमाउंट डिफर करता है। मैट्रिक्स का अमाउंट क्या करता है? डिफर, है ना। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, स्पेशलाइज्ड में कौन कौन सा बताया था आपको? स्पेशलाइज में कौन कौन सा बताया था? बताओ, खड़े हो। हाँ, तुम्हारे पीछे वाला। हाँ, अरे यार, तुम उसके पीछे बैठे हो कि आगे बैठे हो? वो पीछे होता है ये, या वो पीछे होता है? नहीं भाई, तुम्हारा खड़े हो, बताओ क्या? यस मैम। क्या बताना है मैम? मतलब माइक में भी नहीं आवाज आ पा रही है? मेरी आवाज तो बिना माइक के, वहां खड़े होके बिना माइक के आवाज पीछे, माइक के साथ नहीं आवाज आ पा रही है। क्या लिखा हुआ? क्या कौन से? हाँ, क्लास में आप अगर बैठ जाओ, क्लास में आप मेंटली नहीं, बस फिजिकली बैठे हो तो उसका कोई फायदा है? बताओ मेरे को। हाँ, मैं बार बार 11th के बच्चों से ये गलतियां होती हैं। आप बार बार हम लोगों को सुनोगे सही करते हुए, आपको कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी डांट के, बट ये काम है हमारा आपको सही करना। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके एवरेज एज का, आप लोग अभी 10th करके आए हो बच्चों, एवरेज 15-16 साल के बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते, जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, उसके लिए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, मैं सपोज कि मेडिकल की स्टूडेंट नहीं होती तो मेरी लाइफ में, मैं मान लो सीए होती,
तो मेरे को स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं पता, तो क्या टिश्यू ढंग से काम नहीं करेंगे बॉडी के? अदर देन फॉर क्लियरिंग नीट, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का पूरे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का इंपॉर्टेंस सिर्फ क्यों है आपके लिए? क्योंकि वो आपको नीट क्लियर करने में हेल्प करेगा। बाकी ऐसा थोड़ी है कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं पता होगा तो बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू काम नहीं करेगा। ये आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के टिश्यू ही खराब हो जा रहे हैं, टिश्यू उनके भी काम ही कर रहे हैं। पर आप यहाँ फिजिकली क्यों बैठे हो? ताकि मेंटली भी आप इन चीज़ों को सीख पाओ। तो मैं आपको जो 11th में ये चीज़ें नहीं समझ आती, इसलिए आप बार बार देखोगे हम लोग आपको बोलते हैं। कभी डांट की जरूरत पड़ी तो डांट के भी बोलेंगे, प्यार से जरूरत पड़ी प्यार से भी बोलेंगे। क्योंकि एवरेज वी नो यू आर अंडर प्रेशर एंड यू आर डूइंग द हार्ड वर्क ऑल्सो। जस्ट सिटिंग इन द क्लास फॉर 4 आवर इज अ हार्ड वर्क। क्लास में 15-16 साल के एवरेज आप लोग बच्चे 4 घंटा लगातार कॉन्सेंट्रेट करके बैठ जा रहे हो, यही हार्ड वर्क है। सीखना तो इसके आगे है, क्योंकि 15-16 साल के बच्चे अभी ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, मोस्ट ऑफ यू का, वो अभी आवारागर्दी कर रहे हैं। बट आप आवारागर्दी भी नहीं कर पा रहे, वो पार्ट भी मिस हो जा रहा है। या तो आवारा ही बन गए होते, मस्ती बिल्कुल, कहानियां बच्चों को सुनाने लायक, ऐसे शीशे फोड़े हमने, वो भी कर नहीं पा रहे हो। बैठ रहे हो क्लास में, और क्लास में सोचो बैठ के, और फिर 2 साल बाद सब पूछेंगे पीडब्ल्यू जाते थे ना, हमने तो आवारागर्दी की, तुम तो जा रहे थे पीडब्ल्यू, क्या रिजल्ट आया? और अगर दोनों का रिजल्ट बराबर हुआ तो आपकी करी हुई मेहनत क्या होगी? यार फिर तो इससे अच्छा आवारागर्दी कर लेते, या तो ऐश कर लो या पढ़ाई कर लो। ऐश भी नहीं की और पढ़ाई का रिजल्ट नहीं आया तो बेकार है ना। तो जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर अच्छे से ऐश भी करो, ठीक है? पढ़ने के बाद रिवॉर्ड योरसेल्फ। या 4 घंटा मैंने इतनी बढ़िया पढ़ाई की है, रास्ते में जाते हुए एकदम मस्ती करते हुए जाओ फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, घर जाके मस्ती करो। फोन देखना ही आपके लिए सबसे बड़ी मस्ती है। मेरे को पता है आपके जनरेशन में फोन मिल जाए तो सबसे बड़ी मस्ती है, तो बैठ के थोड़ी देर फोन देख लो। गेम्स भी तो फोन पे ही खेलते हो आप लोग, गेम खेल लो फोन पे। हाँ, जो करते हो फोन पे, एवरीथिंग ऑन फोन, वो कर लो। बट पढ़ने के बाद क्लास में जब आप हो बच्चों, तो 1.25 घंटा में एटलीस्ट 1 आवर आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। 1.25 घंटा पूरा नहीं हो सकता, कुछ चीजें मिस होंगी, पर 1 आवर होना चाहिए, ठीक है? चलो, मैं आपसे पूछा था स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, मैंने क्या पढ़ाया था? 2 पढ़ाया था मैंने, स्केलेटल एंड फ्लूइड, क्योंकि उसमें सेल स्पेशलाइज है, और जब स्पेशलाइज सेल होता है तो वो अपने सराउंडिंग के मैट्रिक्स को भी क्या करता है? स्पेशलाइज करता है, ठीक है? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब मैंने क्या बताया था आपको कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे, इसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। नाउ सी, सॉफ्ट कनेक्ट, कोई भी टिश्यू में मैंने बोला पहले स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो कनेक्टिव टिश्यू की जब बात आती है तो उसके स्ट्रक्चर में सेल्स भी हैं, मैट्रिक्स भी हैं, और प्रोटीन के फाइबर्स भी हैं, ठीक है? तो लेट अस सी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का बच्चों जो मैट्रिक्स है, आपने एलोवेरा के अंदर जो जेल होता है वो देखा है? एलोवेरा की पत्ती को काटो तो जली जली सा, या कभी मम्मी भिंडी काटती होंगी स्टिकी स्टिकी, वैसा ही सेमी सॉलिड टाइप का एक केमिकल होता है, उसको कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हियालुरोनिक एसिड कहते हैं। ये आपको याद करना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। हियालुरोनिक एसिड इज फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ, तो इट इज फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? जैसा वो एलोवेरा का जेल जली जली जैसा होता है, थोड़ा सा यू कैन से सेमी सॉलिड टाइप का, वैसा ही इसका मैट्रिक्स होता है। और क्यों? क्योंकि केमिकल ऐसा है। कौन सा केमिकल है? इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, जिसको कहते हैं हियालुरोनिक एसिड। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आपको पॉलीसैकेराइड भी नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आप पॉलीसैकेराइड पढ़ोगे। आप ऐसा समझ लो, पॉलीसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ शुगर, पॉलीसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ शुगर। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसके मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट होता है, और उस कॉम्प्लेक्स शुगर का नाम आपको याद करना है, दैट इज कॉल्ड एज द हियालुरोनिक एसिड, ठीक है? तो ये तो हो गए इसके, मेनली यही होता है, मेनली द मैट्रिक्स कंटेन्स दिस, ठीक है?
अब बात आ गई प्रोटीन के फाइबर्स। दूसरी चीज जो मैंने आपको बोली थी कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट हैज गॉट द प्रोटीन फाइबर्स। तो प्रोटीन फाइबर्स तो बहुत सारे तरह के होते हैं, बट दोबारा आपको बता रही हूँ, और मैट्रिक्स में केमिकल्स भी और होते हैं, बट अभी आपको सारी चीजें बस उतनी पढ़नी है जो नीट के लेवल पे है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो तरह का प्रोटीन फाइबर आपको पढ़ना है। वन इज कॉल्ड एज द, जो फाइबर अंडर द माइक्रोस्कोप आपको व्हाइट दिखेंगे, आप उसका नाम व्हाइट फाइबर बोलोगे, और जो आपको स्लाइटली येलोइश दिखेंगे तो आप उनको क्या बोलोगे, येलो फाइबर्स बोलोगे, ठीक है। अब ये जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं, इनमें कोलेजन प्रोटीन होता है। इनमें जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, कोलेजन। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड कोलेजन, ठीक है। और ये प्रोटीन बच्चों बंडल्स में ही मिलता है। दिस प्रोटीन इज फाउंड इन बंडल्स, और ये जिस टिश्यू में ये प्रोटीन ज्यादा होगा वो टिश्यू हाई स्ट्रेंथ होगी। वो टिश्यू कैसी होगी, हाई स्ट्रेंथ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल मतलब इट डजंट गिव इलास्टिसिटी। ये जो प्रोटीन फाइबर होता है ये इलास्टिसिटी नहीं देता, ठीक है। ये टिश्यू को क्या देता है, हाई स्ट्रेंथ। सपोज मैं अगर बोलती हूँ कि टेंडन्स में कोलेजन फाइबर ज्यादा है, दैट मीन्स टेंडन्स की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। दूसरी तरह का जो फाइबर होता है दैट इज, आपको येलो दिखेगा तो आप उसको येलो फाइबर ही बोलते हो। येलो फाइबर में प्रोटीन होता है इलास्टिन। येलो फाइबर में जो प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड एज द इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। ये फाइबर स्ट्रेंथ तो देता है, नॉट वेरी हाई स्ट्रेंथ बट स्ट्रेंथ देता है, बट उससे जरूरी है कि ये इलास्टिसिटी देता है। ये जिस टिश्यू में होगा ना वो टिश्यू स्लाइटली इलास्टिक होगी, वो टिश्यू स्लाइटली क्या होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। और इसी वजह से येलो फाइबर को येलो इलास्टिक फाइबर भी बोलते हैं। येलो फाइबर का दूसरा नाम क्या होता है, येलो इलास्टिक फाइबर भी, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कनेक्टिव टिश्यू। जब आप देखोगे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, लूज और डेंस दोनों इसमें आते हैं, तो उसकी मैट्रिक्स में आपको ये दिखेगा, और उसमें प्रोटीन फाइबर्स आपको ये दो टाइप के दिखेंगे, ठीक है। अब बात आ गई कि आपको सेल्स कौन से दिखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप टिश्यू को अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे ना, कौन से, एरियोलर, टेंडन्स या फिर लिगामेंट, यही सब आते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में, कल बताया था आपको। तो आपको पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल दिखेगा, और क्वेश्चन आता है बच्चों, विच इज द प्रिंसिपल सेल ऑफ द टिश्यू। प्रिंसिपल सेल का मतलब होता है ना वो सेल जो टिश्यू के मैट्रिक्स और प्रोटीन को बनाता है। वो सेल जो टिश्यू के मैट्रिक्स और प्रोटीन को बनाता है, उस सेल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेल। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल आपको कनेक्टिव टिश्यू में दिखता है उसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। इसका नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। एक और टर्म यहां से सीखो, ब्लास्ट। बहुत जगह ब्लास्ट पढ़ोगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो ब्लास्टोसिस्ट, है ना। ब्लास्ट का मतलब फॉर्मेशन होता है, ब्लास्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट मैंने क्या बोला, फाइब्रोब्लास्ट के बारे में मैंने ये बोला कि ये टिश्यू का प्रिंसिपल सेल है, प्रिंसिपल सेल ऑफ द टिश्यू है। दूसरा मैंने क्या बोला, यही मैट्रिक्स और फाइबर बनाता है, सिक्रीट्स द मैट्रिक्स एंड फाइबर, ठीक है। एनसीईआरटी से जब आप चैप्टर 7 फोटोकॉपी जो आपने कराई है जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बहुत एक जगह पे सारी चीजों को नहीं लिखता, स्कैटर करके लिखता है। कई बार तो इस चैप्टर की चीजें किसी और चैप्टर में लिखी होंगी, जैसे अभी कार्टिलेज पढ़ाऊंगी तो कार्टिलेज की मैट्रिक्स में क्या होता है वो उसने लिखा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर, जो आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। बट जब आप पढ़ते हो तो आपको एक साथ पढ़ना है, क्यों, ताकि आप रिवीजन एक साथ करो, ठीक है। तो एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो सेल्स एक साथ नहीं मिलेंगे, बट आपको मैं सेल्स एक साथ पढ़ा रही हूँ, डायग्राम में दिख जाएगा, डायग्राम जो बना है उसमें सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट हो गया द सेकेंड टाइप ऑफ द सेल विच इज देयर। सेकेंड टाइप का जो सेल प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड एज द हिस्टियोसाइट्स।
दे आर कॉल्ड एज द हिस्टियोसाइट्स, या कॉमन नेम उनका होता है मैक्रोफेजेस। दे आर कॉल्ड एज द मैक्रोफेज। ये कैसा सेल होता है, बस एक लाइन में याद करो, ये फैगोसाइटिक सेल है। कैसा सेल है ये? फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक क्या होता है, अगर टिश्यू में कोई पैथोजन या फिर कोई मान लो टिश्यू का सेल डैमेज हो गया, तो उसको रिमूव करने के लिए, फैगोसाइटोस करने के लिए कौन काम आता है? मैक्रोफेज। टिश्यू में अगर इंफेक्शन होगा, आप कहोगे मैम मैक्रोफेज हमेशा दिखेगा, नहीं, फाइब्रोब्लास्ट हमेशा दिखेगा टिश्यू। मैक्रोफेज तब दिखेगा जब टिश्यू में इंफेक्शन है। जब आप इंफेक्टेड टिश्यू को देखोगे तो आपको मैक्रोफेज दिखेगा, ठीक है। और कौन सा सेल होता है? और आपको इसमें दिख सकते हैं एक तरह के सेल्स जिनका नाम होता है कार्टवील सेल्स। दे आर कॉल्ड एज द कार्टवील सेल्स, या उनका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा सेल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। कार्टवील सेल्स या फिर प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? एक लाइन में अगेन आपको फंक्शन याद करना है। इनका काम है, ये एक तरह का प्रोटीन ब्लड में सिक्रीट करते हैं। टिश्यू का सेल है और प्रोटीन बना के कहाँ डालेगा? ब्लड में। और वो प्रोटीन बॉडी को इम्यूनिटी देता है। वो प्रोटीन बॉडी को क्या देता है? इम्यूनिटी। आप लेमन लैंग्वेज में उस प्रोटीन को बोलते हो एंटीबॉडीज। लेमन लैंग्वेज में प्रोटीन का नाम क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन। एंटीबॉडी इज नॉट अ सेल और एनीथिंग। एंटीबॉडी एक तरह का क्या है? प्रोटीन, जो बॉडी को क्या देता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब बैक्टीरिया, वायरस, इनको फाइट करने की पावर देता है। इनको फाइट करने की पावर। तो ये है क्या? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये? ग्लोब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन है ये? ग्लोब्यूलिन। और देता क्या है? इम्यूनिटी। तो इसका नाम हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन। ऐसे लिखते हो आप, क्योंकि ग्लोबुलिन प्रोटीन है और देता क्या है? इम्यूनिटी। तो नाम क्या हो गया? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन इज सिक्रीटेड बाय, तो इट इज सिक्रीटेड बाय द प्लाज्मा सेल्स या कार्टवील सेल्स, ठीक है। अब अलग एक और तरह का सेल आपको इसमें दिखता है, विच आर कॉल्ड एज द मास्ट सेल्स। These cells are called as the mast cells. Mast cell भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप इस चैप्टर में ब्लड नहीं पढ़ोगे, वरना आगे जाके आप पढ़ोगे कि जैसे टिश्यू में मास्ट सेल होता है वैसे ही ब्लड में भी एक सेल होता है। आई थिंक ब्लड आपने कभी पढ़ा होगा, तो एक सेल का नाम सुना होगा, बेसोफिल। बेसोफिल सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ब्लड पढ़ेंगे हम आगे। मास्ट सेल और बेसोफिल का फंक्शन सेम होता है। मास्ट सेल और बेसोफिल का फंक्शन क्या होता है? सेम। अब फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन देखो क्या होता है, जरूरत पड़ने पे, जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तो ये सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ये केमिकल्स के नाम है, सेरोटोनिन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन, ये तीन केमिकल्स ये सिक्रीट करता है, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। अब बोलोगे मैम काम क्या करता है? कौन सा काम है? आपने देखा है कभी? बिल्कुल जनरल समझो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि नीट में तो बस इतना आएगा कि ये सिक्रीशन कौन से सेल्स करते हैं, तो आपको टिक कर देना है मास्ट सेल, बस इतना ही आएगा। कभी आपने देखा है कहीं पे इन्फेक्शन होता है तो लाल लाल हो जाता है, रेड रेड, इसको इन्फ्लामेशन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन। कैसे हो जाता है? वहां हिस्टामीन का सिक्रीशन होता है और वहां के जो ब्लड वेसल्स है ना वो फैल जाते हैं, डायलेट। तो ब्लड वेसल फैलेगा, डायलेट करेगा, तो ब्लड का फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो एरिया कैसा दिखेगा? रेडिश। यही काम है इसका, यही काम है। मतलब ये ब्लड वेसल को क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो इसको कहते हैं वेसोडाइलेटर। ब्लड वेसल को क्या कर रहा है? फैलाता है। तो क्या कहते हैं आप इसको? वेसोडाइलेटर। क्यों? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देने के लिए। इन्फ्लामेटरी, ये आप डिटेल में पढ़ोगे आगे, तो अभी बस इतना पढ़ो कि ये वेसोडाइलेटर है। उल्टा है सेरोटोनिन। कभी आपने देखा है कि ब्लड कहीं पे अगर वेसल, मान लो कि स्किन कट गई, तो अंदर का कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कैपिलरी है, वहां से ब्लीडिंग होने लगी, कुछ देर बाद क्या होती है? रुक जाती है।
पर ब्लड जब आता है ना तब भी आप देखोगे कि ब्लड अगर थोड़ा तेज भी आ रहा है तो थोड़ी देर बाद उसका फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि सिक्रीट हो जाता है सेरोटोनिन। क्लॉट तो होने में टाइम लगेगा, कुछ मिनट्स लगते हैं, क्लॉट होने में तो टाइम लगता है, तो तब तक बॉडी क्या करेगा, ब्लड लॉस करेगा नहीं, इमीडिएट सेरोटोनिन आता है, क्योंकि सेरोटोनिन वेसल को उल्टा दबा देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट, ये वेसल को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, कम, तो ब्लड लॉस क्या होगा, यही इसका काम है। तो अगर ये वेसो डायलेटर है तो ये कौन हुआ, वेसो, वेरी गुड आंसर, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये सब टर्म्स आपके लिए बहुत नए हैं, कम से कम 5-5 बार पढ़ना पड़ेगा तब आपको याद होगा। वेसो डायलेटर फैला देता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। लास्ट है हिपैरिन। बॉडी में कई बार कई पैथोजेंस आते हैं बच्चों, बैक्टीरिया, वायरस, कई पैथोजेंस आते हैं जो कि आप पढ़ोगे ब्लड में, क्लॉटिंग का एक मैकेनिज्म है बॉडी में, कि ब्लड जैसी वेसल से बाहर आया क्या करना चाहिए, क्लॉट। कई बार कई पैथोजेंस या ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बॉडी में आते हैं जो बिना बात के क्लॉटिंग इनिशिएट कर देते हैं। तो अगर बिना बात के वेसल में ब्लड क्लॉट कर गया तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, सर्कुलेशन में दिक्कत होगी, तो बिना बात के क्लॉटिंग होनी चाहिए। बट अगर वो प्रोसेस इनिशिएट हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना, यही रोकता है। इसको कहते हैं आप एंटीकोगुलेंट। इसको क्या कहते हैं आप, एंटीकोगुलेंट। कोगुलेंट मतलब जो ब्लड को क्लॉट कराए, और एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड को क्लॉट होने से रोके। अब कैसे रोकता है वो जब क्लॉटिंग बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि ये किस एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है, वो क्लॉटिंग में पढ़ना। अभी बस याद रखो कि ये क्या है, एंटीकोगुलेंट, ठीक है, बस यही है। 4 तरह के सेल्स आपको दिखते हैं जब भी आप सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू देखोगे, फाइब्रोब्लास्ट हमेशा दिखेगा। दीज आर द प्रिंसिपल सेल्स, यही मैट्रिक्स बनाता है, यही प्रोटीन फाइबर। हिस्टोसाइट दिख सकता है, इन्फेक्शन है, प्लाज्मा सेल दिख सकता है, और मास्ट सेल्स दिख सकते हैं, देखा ना। एनसीईआरटी का ये जो कलर डायग्राम है, मैंने बोला था कलर फोटोकॉपी कराओगे तो अच्छा होगा। ये पता नहीं कितनी बार आप लास्ट 15 साल का पेपर खोल के देखो, ये डायग्राम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि इसमें मैक्रोफेज मार्क्ड है, इसमें प्लाज्मा सेल मार्क्ड है, सारे सेल्स, मास्ट सेल्स मार्क्ड है। थ्योरी पार्ट में कुछ नहीं लिखा, सब सेल पार्ट यहां पे मार्क्ड है। ये डायग्राम पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा, ठीक है। डायग्राम हमेशा कहां से पढ़ना है, क्योंकि बार बार अलग जगह से पढ़ोगे तो अलग अलग डायग्राम छपेगा दिमाग में, एक ही जगह से बार बार पढ़ोगे तो एक ही दिमाग में छप जाएगा और आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है जिसमें सारे सेल्स दिख रहे हैं। अब एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको बोला था कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मार्क करोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में, बताया था ना आपको, क्योंकि वो लूज ही है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में आता है। पर आपका एनसीईआरटी तो उसको स्पेशलाइज लिख देता है, क्योंकि एडिपोज को जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो ये सेल्स तो दिख ही सकते हैं, इसके साथ एक अलग से स्पेशलाइज्ड सेल भी उस पे दिखता है। उस सेल का नाम होता है एडिपोसाइट, विच इज कॉल्ड एज द फैट स्टोरेज सेल। क्योंकि उस टिश्यू में कोई स्पेशलाइज सेल दिख रहा है, इसीलिए एक तरह से आप उस टिश्यू को क्या कह सकते हैं, स्पेशलाइज कह सकते हैं, ठीक है। तो एडिपोज को एनसीईआरटी ने स्पेशलाइज में लिखा है, उसका बस यही रीजन है कि उसमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की तो चीजें दिखती हैं, पर एक और सेल दिखता है विच इज द फैट स्टोरेज सेल, जिसको क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स, ठीक है। वो अभी अलग से लिखाऊंगी जब एडिपोज टिश्यू पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू अगर आप देखोगे, चाहे लूज या डेंस, उसकी मैट्रिक्स ये है, उसमें फाइबर्स ये दिख सकते हैं और उसमें ये सेल्स दिख सकते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, फैगोसाइटिक सेल, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का सिक्रीशन करता है, और मास्ट सेल इन केमिकल्स का सिक्रीशन करता है एज पर द नीड ऑफ द बॉडी, बॉडी में जैसी नीड है, ठीक है। तो दिस इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब बस इसके बाद आपको एक एक दो दो लाइन में जो एनसीईआरटी ने दिया है कि कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बताया ना, नीड लेवल पे टिश्यू में सिर्फ 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा लोकेशन। फंक्शन मतलब जहां होगा वही काम करेगा,
जहां होगा वही काम करेगा, ठीक है। लिखो, पुट द हेडिंग सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू स्लैश कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं आप इसको, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू स्लैश कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू स्लैश कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। मैट्रिक्स में लिखो, मैट्रिक्स में लिखो क्या है, मैट्रिक्स में लिखो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ब्रैकेट में आप शुगर कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड ब्रैकेट में शुगर कर सकते हो, और उसका नाम है हियालुरोनिक एसिड, हियालुरोनिक एसिड, हियालुरोनिक एसिड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हियालुरोनिक एसिड, हियालुरोनिक एसिड। डन। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन फाइबर्स है, प्रोटीन फाइबर्स में वाइट फाइबर और येलो फाइबर। हियालुरोनिक एसिड तक लिखा सबने? नेक्स्ट राइट डाउन प्रोटीन फाइबर, लिखवा रही हूं, लिखो प्रोटीन फाइबर, दो पार्ट में डिवाइड करो प्रोटीन फाइबर को, एक तरफ लिखो व्हाइट फाइबर, एक तरफ लिखो येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर येलो फाइबर। लिखा आपने? व्हाइट फाइबर येलो फाइबर लिखो, उसमें आगे व्हाइट फाइबर में हैज कोलेजन प्रोटीन, व्हाइट फाइबर के अंदर लिखोगे हैज कोलेजन प्रोटीन, हैज कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन कैसे मिलता है? इन बंडल्स, बंडल्स डायग्राम में भी देखोगे बंडल में दिखेगा, इन बंडल्स, इन बंडल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई स्ट्रेंथ, जिस टिश्यू में हाई स्ट्रेंथ है कोलेजन के कारण है, हाई स्ट्रेंथ। और फाइबर कैसा है बच्चों? इन एक्सटेंसिबल, मतलब इलास्टिसिटी नहीं है, नो इलास्टिसिटी। जल्दी से लिखो इसको, और फिर लिखो येलो फाइबर। हालांकि आपके एनसीईआरटी ने व्हाइट और येलो भी क्लासिफाई करके नहीं बताया, पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसने बस नाम लिख दिया कोलेजन एंड इलास्टिन। राइट डाउन येलो फाइबर, येलो फाइबर का दूसरा नाम क्या है? इलास्टिक फाइबर। अच्छा एक चीज देख रहे हो, प्रोटीन का नाम क्या है? इलास्टिन, और फाइबर को क्या कहते हैं? इलास्टिक। इलास्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या दे रहा है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन से फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तो समझ आएगा ना, इफ आई से अ टिश्यू इज फ्लेक्सिबल तो समझ जाना कि उसमें क्या है? येलो फाइबर है, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए मैंने फ्लेक्सिबिलिटी टर्म लिखा। जो फ्लेक्सिबल नहीं है उसको क्या कहोगे? इनएक्सटेंसिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। डन ऑल ऑफ यू? स्ट्रेंथ देता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ नहीं देता, स्ट्रेंथ देता है, पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लिखा सबने? लिखो आप सेल्स। थोड़ा सा फास्ट लिखने की बच्चों कोशिश करनी है, क्या छूट गया बताओ? स्ट्रेंथ के बाद फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी। राइट डाउन सेल्स, सेल्स में पहला लिखो फाइब्रोब्लास्ट, पहला लिखो फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन लिखो प्रिंसिपल सेल ऑफ टिश्यू, सिक्रीट मैट्रिक्स एंड फाइबर। प्रिंसिपल सेल ऑफ टिश्यू, प्रिंसिपल सेल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल सेल ऑफ टिश्यू, सिक्रीट मैट्रिक्स एंड फाइबर। प्रिंसिपल सेल ऑफ टिश्यू, सिक्रीट मैट्रिक्स एंड फाइबर। देन हिस्टियोसाइट्स और मैक्रोफेजेस।
फैगोसाइटिक सेल है, हिस्टोसाइट और मैक्रोफेज फैगोसाइटिक सेल है, हिस्टोसाइट और मैक्रोफेज फैगोसाइटिक सेल, और फिर आपका कार्टविल सेल या प्लाज्मा सेल, देन कम्स योर कार्टविल सेल्स और द प्लाज्मा सेल्स, कार्टविल सेल्स और द प्लाज्मा सेल्स। इसका काम है सिक्रीट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी किस तरह का प्रोटीन है? इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी लिखते हैं इसको। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख के दिखा दिया, आपको पता होना चाहिए कैपिटल आई एंड स्मॉल जी, ऐसे ही लिखा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन को, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर 12th में। सिक्रीट एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी। हिस्टोसाइट का फैगोसाइटिक सेल है, लिखा तो है। हिस्टोसाइट मैक्रोफेज का ही दूसरा नाम है। कैसा सेल है? फैगोसाइटिक। फैगोसाइटोसिस नहीं समझते। मान लो कोई सेल डैमेज हो गया तो वो सेल बॉडी से रिमूव कैसे होगा? ये सेल उसको इनगल्फ कर लेगा, खा जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फैगोसाइटोसिस, ठीक है। कोई बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस आ गए तो कैसे खत्म होंगे? फैगोसाइटिक सेल उसको क्या करेगा? इनगल्फ करेगा। वायरस को नहीं कर सकता, बैक्टीरिया को करता है। Then mast cells, last type of the cells are the mast cells. According to the need, या तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन या हेपारिन, है ना। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर, सेरोटोनिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, हेपारिन एंटीकोअगुलेंट। जितना इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करोगे उतनी चीजें आपको याद होंगी। अभी तो पूरा फ्रॉग और कॉकरोच पढ़ना आपको। ग्लोब्यूलिन, ग्लोबुलिन नहीं है, ग्लोब्यूलिन, GLO, ग्लोब्यूलिन। ब्यूलिन सोचो कैसे लिखोगे। और अभी तो मैं स्पेलिंग बता दे रही हूं, आगे ऐसे नहीं होगा। स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए। अब एनसीईआरटी खोलो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। थोड़े बड़े होगे कि नहीं होगे? मान लो कि मैं आपको ऐसी आदत दिला दूं स्पेलिंग लिखने की, 2 साल पढ़ाती रहूं ऐसे ही, भगवान करे पहुंच जाओ मेडिकल कॉलेज, वहां भी स्पेलिंग पूछ लोगे क्या? हार्ट की स्पेलिंग क्या है सर बता दीजिए, कहेंगे कहां से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो खुद से सीखना है इन चीजों को आपको। मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन वेसोडाइलेटर, सिक्रीट सेरोटोनिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड हेपारिन एंटीकोअगुलेंट। हो गया सबका? जल्दी लिखो, थोड़ा सा फास्ट लिखो। हाँ बताओ बच्चा। कैन बी कंपेयर्ड, बेसोफिल के बारे में भी आपने पढ़ा नहीं है ना। कैन बी कंपेयर्ड टू न्यूट्रोफिल, ये मैंने कहा तो मैंने कहा कि कंपेयर्ड टू नहीं, नो। न्यूट्रोफिल कैन बी कंपेयर्ड टू मैक्रोफेज, क्यों बताओ? न्यूट्रोफिल कैन बी कंपेयर टू मैक्रोफेज क्योंकि वो भी फैगोसाइटोसिस करता है। कहां पे? मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। हेपारिन आप भी बहुत सारे टर्म सीखोगे बच्चों। मैं बार बार बोल रही हूं, रीडिंग की आदत डालो, विग्रस रीडिंग, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सेल, लिखा नहीं है अभी, बचा हुआ है, लिख लिया, ठीक है। तो ये कंपोजिशन हो गया। नाउ द पोजीशन, बिल्कुल ब्रीफ पढ़ना आपको। अब एक बात बताओ, एक डब्बा है, ठीक है, खाली कैविटी डब्बा, डब्बे में आपने छोटा सा गिफ्ट रख दिया और कुछ नहीं रखा, गिफ्ट रख के उसको पैक कर दिया,
ठीक है, वो हिलता डुलता नहीं रहेगा, मूव नहीं करेगा। डब्बा हिलेगा तो वो भी हिलेगा। बॉडी भी तो ऐसी खाली कैविटी है, बॉडी अंदर से क्या है, कैविटी है। पढ़ते नहीं हो, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, कैविटी ही है ना। अब कैविटीज में ऑर्गन को हम रख दें और फिर हम जंप करें, तो हार्ट भी जंप, इंटेस्टाइन भी जंप, पर ऐसा होता है ऑर्गन अपनी जगह पे रहता है। तो डब्बे में, बड़ा डब्बे में छोटी चीज को पैक कैसे करोगे? कैसे कॉम्पैक्टली करोगे, वही तो पूछ रहे हो, कॉम्पैक्ट पैकिंग। मैट्रिक्स डाल दोगे वहां पे डब्बे में। मैट्रिक्स क्या डालोगे, हियालुरोनिक एसिड डालोगे डब्बे में। डब्बे में कभी कोई सामान पैक नहीं किया आपने कि खाली जगह को कैसे भरोगे? हाँ, तो फोम वोम डालोगे ना, न्यूज़पेपर ही डाल दो यार, फोम कहां से लाओगे? न्यूज़पेपर रद्दी वाला फोड़ फोड़ के डाल दिया, अब वो चीज हिलेगी, अब वो चीज हिलेगी क्योंकि आपने उसको कॉम्पैक्टली क्या किया। बस बॉडी भी तो वही करती है। मान लो कि कैविटी है, क्या मान लो ये इतनी बड़ी कैविटी है, उसमें ये इतना ऑर्गन है, चारों तरफ खाली जगह है ना, चारों तरफ एरियोलर को भर देती है। चारों तरफ किसको भर देती है? एरियोलर को, क्योंकि एरियोलर ऑर्गन्स को उसकी कैविटी में क्या करता है, पैक कर देता है। उससे क्या होता है कि जब हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो ऑर्गन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑर्गन अपनी जगह से मूव। तो सबसे पहले तो ये पैकिंग टिश्यू है, क्वेश्चन ही यही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू पैक्स द ऑर्गन इन इट्स कैविटी? कौन सा टिश्यू ऑर्गन को उसके कैविटी में पैक करता है? एरियोलर करता है। ठीक है, उसके बाद स्किन टिश्यू है, ये ऑर्गन है, स्किन इज ऑर्गन। उसी दिन तो बताया था, स्किन के अपर पार्ट में एपिथेलियम है, स्किन के नीचे कनेक्टिव है, तो कौन सा कनेक्टिव है? एरियोलर। स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, मतलब जो ये स्किन आपका ऑर्गन है, इसके नीचे कौन सा टिश्यू है? एरियोलर। मैं इन द स्किन नहीं बोल रही, क्योंकि इन द स्किन आप आगे पढ़ोगे डेंस इरेगुलर है। मेरी बात को ध्यान से याद रखना, स्किन क्या है? ऑर्गन। एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू दोनों है, पर मैं बोल रही हूं कि एरियोलर इन द स्किन नहीं है, बीनीथ द स्किन है। इट इज बीनीथ, बीनीथ बोलो या बिलो द स्किन है। ठीक है, काम तो एरियोलर के और भी हैं। जहां आप एपिथेलियम पढ़ोगे ना, एपिथेलियम किससे सपोर्टेड होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू, वो हमेशा एरियोलर होगा। मतलब एपिथेलियम को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देने के लिए कौन सा टिश्यू होता है? एरियोलर। ठीक है, बस बेसिक फंक्शन इतना ही याद रखो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या फंक्शन बताया एरियोलर का? सबसे पहले तो आप पढ़ रहे थे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसका पहला टाइप है लूज। लूज की डेफिनेशन में आपको लिखवा चुकी हूं। लूज में मैंने बताया था सेल्स एंड फाइबर आर लूजली पैक्ड इन द एबंडेंट मैट्रिक्स, ये आप लिख चुके हो। ठीक है, तो लूज का पहला टाइप आप पढ़ रहे हो एरियोलर, और एरियोलर के बारे में आप स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। आपको सिर्फ याद करना है कहां कहां मिलता है। सबसे पहले बीनीथ द स्किन, बिलो भी बोल सकते हो, बिलो द स्किन भी बोल सकते हो, बीनीथ थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। बीनीथ द स्किन है, और पैक्स द ऑर्गन, पैक्स द ऑर्गन इन इट्स कैविटी, इन इट्स कैविटी। और क्यों पैक करता है? टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट, ताकि जब आप मूव करो तो आपका ऑर्गन ना मूव करे, वो अपनी जगह पे ही रहे, वो कैविटी से इधर उधर ना हो। ठीक है, टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट। और एक और मैंने आपको बताया, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देता है। इट गिव्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसको? टू, ओवरलाइंग लिखो या अंडरलाइंग लिखो? ओवरलाइंग। अब ये वर्ड समझ गए ना, ओवरलाइंग मतलब इसके ऊपर, है ना। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द ओवरलाइंग एपिथेलियम, इसके ऊपर हमेशा एपिथेलियम होगा। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एरियोलर। ठीक है, इसको लिख लेना, पहले एडिपोज पढ़ो। अब नाउ सी द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है, बट आपका एनसीईआरटी इसको स्पेशलाइज भी लिखता है, क्योंकि देखो एडिपोज कैसा होता है। दिस इज एडिपोज, ये एडिपोज टिश्यू है,
ये हो गई इसकी मैट्रिक्स, जो भी हियालुरोनिक एसिड वगैरह सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स इज जेली लाइक, बताया ना आपको, जेली लाइक। अब ये देखो, इसमें आपको ये स्पेशलाइज्ड सेल्स दिखते हैं, आपको इसमें ये स्पेशलाइज्ड सेल्स दिखते हैं, और इन सेल्स का नाम क्या है? एडिपोसाइट्स। इस पे क्वेश्चन आता है, फैट स्टोरेज सेल्स है ये। कैसे सेल्स है ये? फैट स्टोरेज। अब एक बात बताओ, एनिमल सेल का न्यूक्लियस कहां होता है? सेल के सेंटर में। एनिमल सेल का न्यूक्लियस हमेशा कहां होता है? जब आप एडिपोसाइट्स को देखोगे ना, तो आप देखोगे कि इसका न्यूक्लियस पेरिफेरल, कॉर्नर नहीं बोल सकते आप, इसको बोलोगे पेरिफेरल एरिया में है। न्यूक्लियस कौन सा एरिया में होता है? न्यूक्लियस पेरिफेरल मतलब होता है बच्चों साइड साइड में, ठीक है। तो कौन से एरिया में होता है इसका न्यूक्लियस? पेरिफेरल एरिया कहते हैं इसको, पेरिफेरल एरिया। तो कहोगे मैम बीच में क्या होता है? बीच में होता है ल्यूमन, कैविटी या ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब होता है बच्चों एम्प्टी स्पेस, बहुत जगह ल्यूमन आएगा। ल्यूमन का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। और बोलोगे मैम ये जगह खाली क्यों है? यहाँ फैट स्टोर होगा, और अगर फैट नहीं है तो खाली रहेगा। ऐसा नहीं है कि फैट नहीं है तो न्यूक्लियस आ जाएगा वहां पे, फैट नहीं है तो खाली रहेगा, और फैट अगर है तो ये यहां पर स्टोर करेगा फैट के ग्लोब्यूल, स्टोर्स द फैट ग्लोब्यूल्स, फैट के ग्लोब्यूल को स्टोर, ठीक है। तो इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? यू कॉल देम एज द फैट स्टोरेज सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, एडिपोज होता, स्पेशलाइज्ड सेल आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें याद रखनी है, स्पेशलाइज्ड सेल। कौन सा स्पेशलाइज्ड सेल है? एडिपोसाइट, ठीक है। न्यूक्लियस इन द पेरिफेरल लेयर, ठीक है। अब कहाँ होता है? बीनीथ द स्किन। एरियोलर की तरह ये भी कहाँ होता है? बीनीथ द स्किन। अब मैंने क्या बोला था? जहां लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज होता है। अब देखो बीनीथ द स्किन ये क्या काम करता है? एक्सेस हीट को बाहर नहीं जाने देता, जिससे कि बॉडी अपना टेम्परेचर क्या रखता है। यही एडिपोज टिश्यू आईबॉल के अराउंड है, हार्ट के अराउंड है, किडनी के अराउंड है। वहां पे क्या कर रहा है? कुशन कर रहा है। आपके आगे आपको कोई पंच कर दे और आप गद्दा सामने रख के आपको कोई पंच कर दे, तो फिर गद्दा आपका क्या है? कुशन। तो बस वैसे ही हार्ट के अराउंड पूरा एडिपोज की थिक लेयर। आईबॉल कोई मार देता है, आईबॉल फट जाता है क्या? क्योंकि फैट एडिपोज टिश्यू उस शॉक को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्सॉर्बर, ठीक है। तो बीनीथ द स्किन भी है, अराउंड द ऑर्गन्स भी है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड द ऑर्गन्स, ठीक है। फंक्शंस तो और भी हैं इसके, मेटाबॉलिकली भी बहुत सारे फंक्शन है। एक फंक्शन फैट स्टोरेज है ही, एक फंक्शन क्या है? फैट स्टोरेज है ही, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे, ठीक है, लॉजिक क्वेश्चन है, आंसर कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगी। मैं आपको बताती हूँ कि बॉडी जब सपोज मैं बोलती हूँ आपको कि बॉडी में जब भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, तो आप बोलते हो, फंक्शन में लिखते हो आप इसका, अभी लिखवाऊंगी मैं आपको, इट इज अ एनर्जी रिजर्व। इसका फंक्शन है, एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है? इट इज अ एनर्जी रिजर्व है, ये एनर्जी रिजर्वोयर या एनर्जी रिजर्व है ये, ठीक है। बॉडी में जब भी न्यूट्रिएंट कम होगा, न्यूट्रिएंट मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कम होगा, तो बॉडी इसी फैट को ब्रेक डाउन करती है और फिर उससे एनर्जी बनाती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी बनाती है। एनर्जी हमेशा ग्लूकोज से बनेगी। लिपिड है तो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा फिर एनर्जी। अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा फिर एनर्जी। ग्लूकोज बनना जरूरी है, ठीक है। तो ग्लूकोज आप खा नहीं रहे, फास्टिंग पे हो, स्टारवेशन पे हो, खाना ही नहीं खा रहे, तो बॉडी क्या करेगी कि ले लेगी और इसको ग्लूकोज कन्वर्ट करके एनर्जी। तो बड़ा सही है ना। सपोज मेरी बॉडी में फैट ज़्यादा हो गया, मैं सोचूंगी कि सही है, अभी मैं 15 दिन खाना ही नहीं खाऊंगी, सारा फैट बॉडी यूज कर करके हो जाएगा ऐसा काम। बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी और हो सकता है कि टॉक्सिन एक्यूमुलेट कर जाए। तो मैंने तो अभी बोला ये एनर्जी रिजर्व है, बॉडी इसको यूज कर सकती है।
तो क्यों ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है बॉडी? इतना फैट है, अब इतना भी नहीं फुलफिल हो पा रहा है, और चाहिए। सोचो, जबकि एक्सरसाइज करते टाइम पे तो बर्न करते हैं इसको एज अ एनर्जी सोर्स, जब बॉडी को चाहिए तब बर्न कर रहे हैं तो सही है। बट मैं बोल रही हूँ कि फास्टिंग स्टारवेशन कर लो, 20 दिन खाना ही मत खाओ, सारा फैट सही बॉडी का यूज अप हो जाएगा। हो सकता है ऐसा? बॉडी इसको इमरजेंसी में ही यूज कर सकती है। अभी मैंने एक वर्ड बोला था, आपको आंसर ही दे दिया था मैंने बोला जब ये एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है नॉर्मल कंडीशन में, जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, रेस्टिंग मोड में हो, और तब भी बॉडी इसको एक्सेसिव ब्रेकडाउन कर रही है, तो बॉडी में क्या हो सकती है? टॉक्सिसिटी। ठीक है, और फिर जिसके कारण ऑब्वियसली टॉक्सिन एक्यूमुलेट करेगा एंड दैट कैन कॉज डेथ ऑल्सो, दैट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। ठीक है, इसका यूज आएगा, मैं ये दोबारा पूछूंगी, आपका एक चैप्टर पढ़ोगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, डायबिटीज पढ़ोगे आप, उसमें वहां पे इसका यूज दोबारा आएगा, और मैं पूछूंगी कि मैंने पहले चैप्टर में क्या बताया था। ठीक है, समझ गए ना क्या बोला? कि लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस मतलब फैट या लिपिड का ब्रेकडाउन अगर नॉर्मली बॉडी ज्यादा करती है तो बॉडी में टॉक्सिन्स क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं। इसीलिए बॉडी इसको रिजर्व के फॉर्म में इमरजेंसी में यूज कर सकती है, पर नॉट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर फूड, नॉट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर फूड। तो अगर आपका करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आया और लिखा रहेगा द फैट स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू कैन बी अ सब्सटीट्यूट फॉर फूड, क्या है वो स्टेटमेंट? रॉन्ग है। कैन बी अ एनर्जी रिजर्व, ट्रू। तो आप क्वेश्चंस करोगे आपको मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये है एडिपोज टिश्यू का फंक्शन। बीनीथ द स्किन इंसुलेशन, हीट को नहीं जाने देती, ऑर्गन्स के अराउंड कुशन देती है, शॉक एब्जॉर्बर, एंड आपको बताया ये एनर्जी रिजर्व है बट नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर। देखो इसको फटाफट, करेगा ऑब्वियसली करेगा, मैंने कब बोला कि अच्छा है वो? एक्यूमुलेशन तो हम करेगा ही ऑब्वियसली, है ना? ऐसा थोड़ी कि एनर्जी रिजर्व है तो आप सोचो कि आज ही खा लेते हैं, ऐसे रिजर्व बना के रख लेते हैं। हाँ जी, राइट डाउन बच्चों, लिखो लूज कनेक्टिव टिश्यू, पहला लिखो एरियोलर, जल्दी फटाफट। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, लोकेशन फंक्शन, कहाँ कहाँ पे होता है ये? इट इज बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन है, लिखो मैं लिखवा रही हूं, बीनीथ द स्किन। सेकेंड, पैक्स द ऑर्गन इन इट्स कैविटी, पैक्स द ऑर्गन इन इट्स cavity to prevent displacement, packs the organ in its cavity to prevent displacement, packs the organ in its cavity to prevent displacement, packs the organ in its cavity to prevent displacement, to prevent displacement। ठीक है, एंड देन थर्ड राइट डाउन, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द ओवरलाइंग एपिथेलियम। ओवरलाइंग का मतलब बच्चों जो ऊपर है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द ओवरलाइंग एपिथेलियम, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द ओवरलाइंग एपिथेलियम, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द ओवरलाइंग एपिथेलियम। देखा सबने? डन, चलो नेक्स्ट राइट डाउन, एडिपोज टिश्यू। पहले लिखो कुछ चीजें उसके बारे में। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के बारे में लिखो। इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स, इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स, इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स, कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स और फैट स्टोरेज सेल्स, और फैट एडिपोसाइट्स लिखा हुआ है वहां पे, और फैट स्टोरेज सेल्स, फैट स्टोरेज सेल्स। इट हैज एडिपोसाइट्स और फैट स्टोरेज सेल्स। सेकेंड पॉइंट लिखो, इन द एडिपोसाइट, इन द एडिपोसाइट
In the adipocyte, nucleus is present in the adipocyte, nucleus is present in peripheral area. Nucleus is present in, यहां लिखा हुआ है, nucleus is present in peripheral area. Nucleus is present in peripheral area. Peripheral area. एक और लाइन लिखो. Lumen is present in the center. Lumen ये लिखा है. Lumen मतलब क्या बताया? Empty cavity, empty space बोलो. Empty space. Cavity का मतलब तो खुद ही lumen है. Empty space. So write down lumen is present in the center. इसीलिए तो न्यूक्लियस पुश हो जाता है. Lumen is present in the center which stores fat. Lumen is present in the center which stores fat. Lumen is present in the center which stores fat. Which stores fat. Then write down. It is function. Function लिख रहे हो अब आप. It is a energy reserve. It is a energy reserve. It is a energy reserve. Second function write down. It energy reserve लिखा सबने. ब्रैकेट में एक और चीज लिखो. Not a food substitute. एनर्जी रिजर्व तो है बट नॉट अ फूड सब्सटीट्यूट. इट इज अ एनर्जी रिजर्व, नॉट अ फूड सब्सटीट्यूट. इट इज अ एनर्जी रिजर्व, नॉट अ फूड सब्सटीट्यूट. नॉट अ फूड सब्सटीट्यूट. सेकेंड राइट डाउन. इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. Act as a shock absorber. ब्रैकेट में लिख लो कुशन. अराउंड ऑर्गन्स. अराउंड इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. कुशन अराउंड ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आईबॉल, किडनी. लाइक हार्ट, आईबॉल, किडनी. और लास्ट लिखोगे प्रेजेंट बीनीथ स्किन. प्रेजेंट बीनीथ स्किन. और वहां पे ये काम क्या कर रहा है? इंसुलेशन. इंसुलेशन मतलब बॉडी के एक्सेस हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा, जिससे कि बॉडी अपना टेम्परेचर क्या रखता है? मेंटेन. कुछ बच्चों का नाम बता रही हूँ, एक बार बता दें. बच्चे क्लास में हैं. सनी कुमार, सनी कुमार, प्रतिमा कुमारी, अनन्या सिंह, अनन्या, अंकित कुमार तिवारी, किशले, राजवर्धन कुमार. आपके एनसेट में अच्छा परफॉर्मेंस था, है ना? होपफुली आरंभ में अच्छा करना. ठीक है, मेरे को पूछना था कि ये बच्चे क्लास में आ रहे हैं कि नहीं. वी गॉट अ लिस्ट कि ये स्टूडेंट्स को चेक करना था क्लास में है कि नहीं. रेगुलर आते हो आप लोग? जितने बच्चों का नाम लिया सब रेगुलर है. तो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन क्या करता है? ये इंसुलेशन. इंसुलेशन का मतलब क्या है? कि एक्सेस हीट को बाहर नहीं जाने देता, तो बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? मेंटेन रहता है. ठीक है, तो ये हो गया एडिपोस. ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा बच्चों आपने? यू स्टडीड लूज कनेक्टिव टिश्यू. आप क्या पढ़ोगे? आप डेंस. अब आप सेकेंड टाइप पढ़ोगे, डेंस. तो मेरे को ये बताओ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर कौन कौन से दिखेंगे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर कौन कौन से दिखेंगे? व्हाइट एंड येलो दोनों ही दिख सकते हैं ना. व्हाइट एंड येलो दोनों दिख सकते हैं. ठीक है, नाउ जस्ट सी. अब आप मेरे को एक बात बताना. एक मैं ये बना रही हूं टिश्यू. वन टिश्यू इज दिस. एक टिश्यू इस तरीके का है, ऐसा. और एक टिश्यू ऐसा है. फाइबर दोनों में है और डेंस है. फाइबर दोनों में है और डेंस.
और ये है इसके फाइब्रोब्लास्ट, ये इसके क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है। ये इसके फाइब्रोब्लास्ट और ये इसके फाइब्रोब्लास्ट, दोनों में फाइबर सेम है, दोनों में फाइब्रोब्लास्ट भी सेम है, पर क्या कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है दोनों में? क्या डिफरेंस दिख रहा है? इधर अरेंजमेंट क्या है, पैरेलल रेगुलर टाइप का है, मतलब प्रॉपर। अब इसको आप बोलते कैसे हो, लिखते कैसे हो, क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइबर्स हैव सेम ओरिएंटेशन, सेम ओरिएंटेशन मतलब पैरेलल, एक ही तरह से ओरिएंटेशन है, ठीक है। और यहां पे फाइबर्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। फाइब्रोब्लास्ट अरेंज्ड इन रोज, फाइब्रोब्लास्ट अरेंज इन रोज, और यहां पे फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड, फाइब्रोब्लास्ट क्या है यहां पे, स्कैटर्ड। तो इसका अरेंजमेंट रेगुलर है और इसका अरेंजमेंट, बस इसी पे तो नाम है, दिस इज dense regular connective tissue and this is dense। मैंने जो ये डायग्राम बनाया है ये आपको समझाने के लिए, आपका डायग्राम वही आएगा जो एनसीईआरटी ने बनाया है, आपको उसको देख के समझ आना चाहिए कि ये रेगुलर बना है और ये इरेगुलर। ये देखो ये वाला एडिपोसाइट वाला भी डायग्राम बना हुआ है, न्यूक्लियस साइड में दिखाया हुआ है उसमें, और ये रेगुलर इरेगुलर का डायग्राम बना है। तो ये ऊपर वाला रेगुलर बनाया हुआ है और नीचे वाला क्या है, इरेगुलर। यही डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ये इरेगुलर बना हुआ है, ठीक है। एक लाइन बस आपको याद करनी है इसमें कि डेंस इरेगुलर बच्चों इन द स्किन होता है। कहां पे होता है, स्किन में। स्किन ऑर्गन है ना, तो स्किन के अपर पार्ट में एपिथेलियम, और इसके एपिथेलियम के नीचे डेंस इरेगुलर, और उसके नीचे एरियोलर एंड एडिपोस, उसके नीचे एरियोलर एंड, ठीक है। ऑर्गन इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ टिश्यू, पढ़ा था ना आपने, इन फिक्स प्रपोर्शन, है ना। अब बात आती है डेंस रेगुलर की। तो डेंस रेगुलर जो है ना, ये आपको दो तरह का दिख सकता है। डेंस रेगुलर आपको दो तरह का दिख सकता है, एक को आप बोलते हो टेंडन्स और एक को आप बोलते हो लिगामेंट। अब एक चीज देखो बच्चों, एक चीज देखो, एनसीईआरटी चीजों को बहुत क्लियर नहीं लिखता ना। एनसीईआरटी ने कहीं नहीं लिखा कि लिगामेंट में इलास्टिन फाइबर होता है, लिखा ही नहीं एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी लिखता है, इफ यू विल सी, तो एनसीईआरटी सीधा बस यही लिखता है कि टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लिगामेंट विच अटैच टू बोन आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। विच टिश्यू, जिस टिश्यू में उसने लिखा है कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन द पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। इलास्टिन फाइबर तो वो मेंशन ही नहीं कर रहा, एनसीईआरटी इज नॉट मेंशनिंग द इलास्टिन फाइबर। बट जब आप आगे पढ़ोगे ना चैप्टर मूवमेंट लोकोमोशन, तो आप पढ़ोगे कि लिगामेंट में इलास्टिसिटी होती है। देखो इलास्टिसिटी कैसी होती है, सपोज कि मैं बात करूं, ये दो बोन्स हैं, ये दो बोन्स हैं, ठीक है। ये यहां पे जॉइंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहां पे ये जॉइंट का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन, ठीक है। अब ऑब्वियसली द बोन इज ऑलवेज कवर्ड विद द मसल। बोन किससे कवर्ड होती है, मसल से, ठीक है। तो ये मसल्स हैं जो कि बोन से कवर कर रहे हैं बोन, दीज आर द मसल्स विच कवर द बोन, ठीक है। और ये बोन भी बोन के साथ अटैचमेंट शो करेगी। तो ये जो फाइबर्स है टेंडन्स के, ये टाइटली अटैच करते हैं बोन टू द मसल। टेंडन्स का काम क्या है, टाइटली अटैच द बोन टू द मसल्स। और टेंडन में ना बच्चों सिर्फ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, टेंडन में सिर्फ क्या होते हैं, कोलेजन। तो क्या आप मसल को बोन से ऐसे खींच के अलग कर सकते हो, या मसल और बोन के बीच में मूवमेंट होती है? मसल और बोन के बीच में मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि बोन और मसल के बीच में क्या है, टेंडन, और टेंडन फ्लेक्सिबल नहीं होता, टेंडन इज नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। बट अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे टेंडन्स होंगे, बट अगर आप यहां पे देखोगे कि बोन से बोन जहां अटैच है, यहां पे प्रेजेंट है लिगामेंट। लिगामेंट भी हाई स्ट्रेंथ होता है, लिगामेंट इज ऑल्सो हाई स्ट्रेंथ, कोलेजन इसमें भी होता है,
लिखा तो है एनसीईआरटी ने, बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द कोलाजन फाइबर, बट इसमें येलो फाइबर्स भी होते हैं। और आपको पता है येलो फाइबर क्या देता है? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड तो स्ट्रेंथ तो देता है बट फ्लेक्सिबल भी है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एक बोन है और ये यहाँ पे दो बोन्स अलग है, ये एक बोन और ये दूसरी दो बोन्स, यहाँ पे क्या बना हुआ है? जॉइंट। फ्लेक्सिबल है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लिगामेंट्स है। अगर यहाँ टेंडन डाल देते तो क्या होता? फिक्स होता, इट वुड हैव बीन फिक्स्ड। समझ आया? तो इसीलिए आप पढ़ते हो कि लिगामेंट और फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी तो नहीं है ना कि अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, नो। अगर वेरी इंपॉर्टेंट, अब जिस पे क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि मैंने बोला फ्लेक्सिबिलिटी है बट ये नहीं कि कितना भी पुल कर लो, ओवर पुलिंग, यही क्वेश्चन आता है, ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं स्प्रेन। ओवर पुलिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड एज स्प्रेन। इसी को कहते हैं ना, कई बार ऐसे ही बोल देते तो स्प्रेन आ गया, तो स्प्रेन आ गया मतलब लिगामेंट क्या हो गया है? ओवर पुल हो गया। और ओवर पुल से ज्यादा पुल कर दो तो स्ट्रेन, और फिर और कर दो तो तब लिगामेंट फ्रैक्चर। तब क्या होगा? लिगामेंट, पहले स्प्रेन आएगा, फिर स्ट्रेन आएगा, फिर लिगामेंट फ्रैक्चर। समझ आया? तो टेंडन्स हैज ओनली टेंडन हैज स्प्रेन, टेंडन हैज ओनली कोलाजन फाइबर, है ना, बट लिगामेंट हैज कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स ऑल्सो। ठीक है? और एनसीईआरटी में तो इलास्टिक लिखा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इलास्टिसिटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है? डायग्राम से आई होप आपको याद रहेगा कि बोन टू बोन कौन अटैच करता है? लिगामेंट। और बोन टू स्केलेटल मसल कौन अटैच करता है? अब अगर आपको अभी ये भी नहीं पता स्केलेटल मसल क्या है तो कोई बात नहीं, इसके बाद मसल ही पढ़ना है। ठीक है? स्केलेटल मसल आर दोज मसल्स विच आर अटैच टू बोन। स्केलेटल मसल बॉडी के वो मसल्स होते हैं जो आपके बोन से अटैच। ये स्केलेटल है, इज दिस स्केलेटल मसल? तो ये बोन नहीं है मेरे फेस में, क्या बोनलेस फेस है? बोनी है, ये छू के देखो ये क्या है? तो फेस का मसल स्केलेटल ही हुआ ना, फेशियल अटैच नहीं है बोन से, स्केलेटल है ये पूरा। ठीक है? अटैच टू स्केलेटन और द बोन इज कॉल्ड एज स्केलेटल। ठीक है? चलो लिखो अब इसको जल्दी से। ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया, डेंस भी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दो फटाफट, जल्दी से डिवाइड करो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में। एक तरफ लिखोगे डेंस रेगुलर, एक तरफ लिखोगे डेंस इरेगुलर। दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे करके डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऐसे डिवाइड कर दो, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। हाँ बताओ, कर लिए? हाँ तो लिखो आगे, लिखो डेंस रेगुलर में बच्चों, राइट डाउन, राइट डाउन। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट इन रोज, fibroblast present in rows, present in rows, and parallel bundles of collagen fibers seen, parallel bundles of collagen fiber seen। एक और टर्म लिख लो, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सेम। इस पे क्वेश्चन आता है, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सेम, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सेम, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सेम होगा, सेम ओरिएंटेशन के फाइबर्स हैं। और इस तरफ आप लिखोगे फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड, फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड एंड फाइबर्स have different orientation, fibers have different orientation। different orientation का मतलब हो गया irregular arrangement। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट इन रोज, ये प्रेजेंट लिखा हुआ है बच्चों, ये प्लस प्लस एंटीज प्रेजेंट, माइनस एंटीज एब्सेंट।
Fibroblast present in rows, parallel bundle of collagen fibers seen, and orientation of fiber same. और इधर आपको लिखना है फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड, आपको दिख रहा है फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड एंड ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर डिफरेंट, द फाइबर्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन. इसका तो एक ही जगह पे आपको लिखना है इन द स्किन, होता तो और भी जगह है, बट अगेन सिर्फ याद करो जो नीट में आएगा. बहुत चीजें याद करनी है, ठीक है. नीट के अलावा वाला अभी मत याद करो, कॉलेज पहुंच जाओ तब करना है ना. इन द स्किन कहाँ पे है, इन द स्किन है, ठीक है. बीनीथ द स्किन और इन द स्किन का डिफरेंस याद रहेगा ना. एरियोलर एडिपोस बीनीथ द स्किन और डेंस इरेगुलर इन द स्किन, याद रखना, ठीक है. अब जहां आपने डेंस रेगुलर लिखा है ना, नीचे दोबारा डेंस रेगुलर लिखो और उसको दो पार्ट में डिवाइड करो. दोबारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू लिखो एंड डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू लिख के दो पार्ट में डिवाइड करो. एक तरफ लिखो टेंडन्स और एक तरफ लिखो लिगामेंट्स. एक तरफ टेंडन्स, एक तरफ लिगामेंट्स. एक तरफ टेंडन्स, एक तरफ लिगामेंट्स, ठीक है. टेंडन्स में लिखना है आपको जॉइंट्स, ऊपर वाला लिख लिया है सबने, फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड वाला पॉइंट लिखा सबने, तो ऊपर कर देती हूँ उसको. जॉइंट्स सबसे पहले आपको लिखना है जॉइंट्स, स्केलेटल मसल. अच्छा एनटीए पता है आजकल क्वेश्चन कैसा देता है, एकदम नॉलेज ना चेक करके लॉजिक चेक करने वाले, लिख देगा स्केलेटल की जगह जॉइंट स्मूथ मसल टू द बोन. रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे कि स्मूथ मसल जो होता है वो ऑर्गन का मसल होता है. स्मूथ मसल कौन सा मसल होता है, ऑर्गन. जैसे स्टमक का मसल कैसा है, स्मूथ, या फिर इंटेस्टाइन का स्मूथ, है ना. यूरेटर का मसल स्मूथ, यूरिनरी ब्लैडर का मसल स्मूथ. नहीं, हार्ट में तो स्पेशलाइज है, कार्डियक, है ना. तो अगर यहां स्केलेटल की जगह स्मूथ लिख दिया तो ऑप्शन यही सब देखना आपको, ठीक है. सो जॉइंट स्केलेटल मसल टू द बोन, और इसके फंक्शन में आप लिखोगे जॉइंट्स बोन टू बोन, जॉइंट्स बोन टू. एनसीईआरटी ने तो दोनों में ही कोलैजन लिखा है, आप थोड़ा सा डिफरेंस लिख दो. आप इसको लिखोगे हाई स्ट्रेंथ बट अगेन वही इन इलास्टिक. इलास्टिक नहीं होता, टेंडन इज इन इलास्टिक, पर लिगामेंट को आप लिखोगे स्ट्रेंथ विद फ्लेक्सिबिलिटी. स्ट्रेंथ तो देता है पर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, स्ट्रेंथ विद फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें येलो फाइबर ऑल्सो सीन, येलो फाइबर ऑल्सो सीन. ये पॉइंट अलग से इसलिए लिख रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा कुछ लिखता नहीं है. थोड़ा सा ऊपर कर दो, ऊपर वाले लिखा आप सबने. टेंडन जॉइंट स्केलेटल मसल टू बोन, हाई स्ट्रेंथ बट इनइलास्टिक, और लिगामेंट जॉइंट बोन टू बोन, स्ट्रेंथ विथ फ्लेक्सिबिलिटी, येलो फाइबर ऑल्सो सीन. हाँ बताओ बच्चा. इंडियंस टेंडन्स, हाँ टेंडन तो टिश्यू है बच्चा. टेंडन इज अ टिश्यू, टिश्यू में सेल भी है, मैट्रिक्स भी है और फाइबर भी है. तो टेंडन तो टिश्यू है, व्हाइट फाइबर उसका एक कंपोजिशन है, व्हाइट फाइबर उसका एक कंपोजिशन है. कोई भी चीज होती है तो उसकी प्रॉपर्टी क्यों होती है, उसके केमिकल्स के कारण, उसके केमिकल्स के कारण, वही तो उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है. तो टेंडन टिश्यू है, उसमें कौन सा केमिकल है, प्रोटीन कौन सा है, कोलैजन. तो कोलैजन क्या देता है, हाई स्ट्रेंथ बट नॉट इलास्टिक. तो इसीलिए टेंडन कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, हाई स्ट्रेंथ बट नॉट इलास्टिक, ठीक है. टेंडन को आप व्हाइट फाइबर नहीं बोल सकते क्योंकि टेंडन टिश्यू है, व्हाइट फाइबर प्रोटीन है, व्हाइट फाइबर प्रोटीन है जो टेंडन में प्रेजेंट होता है, ठीक है. लिखा सबने.
इलास्टीन प्रोटीन है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। इलास्टिक क्या है? प्रॉपर्टी। इलास्टिन क्या है? प्रोटीन। बताया तो था, है ना? तो दिस इज योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दिस फिनिशेस अप योर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका क्या खत्म हो गया? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट मतलब कि योर लूज एंड डेंस, लूज एंड डेंस हो गया, ठीक है। एक ये लिख लो, ओवर पुलिंग ऑफ लिगामेंट। ओवर, हाँ यहीं पे नीचे लाइन स्पेशल नोट करके लिख लो, ओवर पुलिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। ओवर पुलिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। स्प्रेन क्या? ओवर पुलिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब आपको क्या पढ़ना है? स्पेशलाइज, ठीक है। टाइम हो गया क्या आपका? कितने बजे तक होता है? 35। सही पढ़ पाते, कम पढ़ रहे हो। कम नहीं पढ़ रहे? एनसीईआरटी का कितना पढ़ा आज आपने? 10 लाइन? 10 ही लाइन पढ़ पा रहे हो? थोड़ा और तेज पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। 10 ही लाइन तो पढ़ पा रहे हो? पुराना याद है या भूल जा रहे हो? ट्राई सरफेस ऑफ स्किन में क्या होता है? याद है वाला? हाँ, क्या था? अब उससे पूछ रहे हो, अभी बोल रहे तो याद है। कंपाउंड एपिथीलियम, है ना? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में कौन सा एपिथीलियम है? वेरी गुड आंसर, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। इट हैज गॉट ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, है ना? और स्टमक की लाइनिंग में सिंपल, सब याद कर लिया है। सिंपल कॉलमनार। कौन सा है? सिंपल कॉलमनार, है ना? म्यूकस सेल किसका मॉडिफिकेशन है? म्यूकस सेल किसका मॉडिफिकेशन है? म्यूकस सेल ही तो गॉबलेट सेल है। कौन से सेल का मॉडिफिकेशन है? कॉलमनार। किसका मॉडिफिकेशन है? कॉलम। अभी आप देख रहे हो आपने कितना कम पढ़ा है? एनसीईआरटी की 2 या 3 पेज पढ़ी है ना? भूल रहे हो कि नहीं? एग्जाम कब है आपका? 2027। मेन वही एग्जाम दिखना चाहिए, बाकी तो सब प्रैक्टिस है। बाकी सब क्या है? सब प्रैक्टिस है। मेन 2027 में एग्जाम है। तो अभी पढ़ी हुई चीजें कब तक याद रखनी है? कैसे याद रहेगा? ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चों। थैंक यू बेटा।